हेलो फ्रेंड्स, आपका वापस मेरे चैनल में स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो करंट अफेयर्स की हैं, जो मैं अपने चैनल पे बताती रहती हूँ, या अंग्रेज़ी भाषा से जुड़ा जो हमारा सेगमेंट है नो योर इंग्लिश का, उसमें आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बात करती हूँ, वो आपको पता चल पाएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम लोग G20 के बारे में ही और आगे बात करेंगे। आपको तो मालूम ही है दोस्तों कि G20 की जो बनारस में बैठक हो रही है उसके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, और मैं इससे संबंधित 4 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें G20 क्या है से लेकर G20 का जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग तक के विषय में मैंने बात की थी। और हम लोग ने देखा था कि ये बैठक 17 से 19 अप्रैल के बीच में बनारस में होनी है, और आज 19 अप्रैल है, यानी बैठक का तीसरा और आखिरी दिन। तो इस दौरान क्या क्या हुआ थोड़ी जानकारी ले ली जाए। और जैसा मुझे पता चला कि जो हमारे मेहमान आए हैं 20 हमारे जो G20 के सदस्य देश हैं, और इसके अलावा जो अन्य 10 देशों से जो संस्थाएं हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ पर, वहाँ से ये मेहमान आए, और ये सभी अपने अपने देश में चीफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। इसीलिए इस जो बैठक को जो बनारस में हुई अभी 17 से 19 अप्रैल, उसे MACS का नाम दिया गया, यानी मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट। तो हमारे जितने ये चीफ साइंटिस्ट और उनके साथ में जो उनका स्टाफ आया, उसका एयरपोर्ट पर खूब भव्य स्वागत किया गया, टीका लगाने से लेकर गमछा देने तक, और साथ ही साथ लोक नृत्यों से, जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, उनसे उनका स्वागत किया गया। और बनारस के एक 5 स्टार होटल में उनको ठहराया गया, और ताज और क्लार्क्स में, जहाँ तक मुझे पता है, इन मेहमानों को ठहराया गया। इनके साथ ही साथ हमारे अपने देश के भी जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं वो इसमें आए थे, वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने 3 दिन तक काफ़ी विचार विमर्श भी किया। बनारस की जो मेहमान नवाजी है उसका भी लुत्फ़ उठाया, और बनारस के जो खास खाने हैं, जो भोजन है, चाट, सुनते हैं कि गोलगप्पा सबको बहुत पसंद आया। तो क्रूज से लेकर जो अलकनंदा या जनरल सैम मानेकशॉ जो क्रूज़ है, उस पे सवार होकर नमो घाट से 80 घाट तक की यात्रा हो, या सारनाथ में म्यूज़ियम की विज़िट हो, स्तूप की विज़िट हो, और आज जैसा मुझे पता है कि अभी TFC ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बड़ा लालपुर में हमारे जो मेहमान हैं उनको जाना है, और वहाँ पर उनके लिए बड़े इंतज़ाम किए गए हैं। वैसे तो जहाँ पर भी गए वहाँ पर जो हमारे लोक नृत्य हैं यूपी के, उनको प्रदर्शित किया गया, और साथ ही साथ उनके लिए तरह तरह के व्यंजन भी परोसे गए, जिसमें एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि इसमें मिलेट, जो मोटा अनाज है, उस पर बड़ा जोर दिया गया, और उससे बने हुए जो व्यंजन हैं उनको परोसा गया। तो क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है कि इन व्यंजनों को परोसा गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 2023 का वर्ष है वो ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। और भारत अपनी इस प्रेसिडेंसी के दौरान जो बनारस में बैठक हो रही है, 100वीं बैठक है, जो मुझे पता चला कि ये 100th मीटिंग है यहाँ पर G20 की, और इसमें भारत ने मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए अपना एक प्रपोज़ल प्रस्तुत किया, जिसको महर्षि का नाम दिया गया। महाऋषि या महर्षि,
कह सकते हैं इसको, MAHARISHI। महर्षि का क्या अर्थ है? महर्षि का जो फुल फॉर्म है वो है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। और जैसा कि 2 दिन जो सभाएं हुई, जो मीटिंग्स हुई, उनसे ये पता चलता है कि महर्षि का जो हमारा प्रस्ताव था, भारत का प्रस्ताव था, उसको स्वीकार कर लिया गया मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। और ये समझा गया कि जो मोटा अनाज है वो ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली है, स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारी ये AWG की जो बैठक हो रही थी उसकी थीम ही यही थी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ ऐसा भोजन सबके लिए जो हमारे विश्व को स्वस्थ बना सके, स्वस्थ ह्यूमन बीइंग्स और स्वस्थ प्लैनेट। तो स्वस्थ प्लैनेट इसलिए कि एक ऐसी क्रॉप है जो सस्टेनेबल है, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, और इसलिए इसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो हम अपने क्लाइमेट की भी रक्षा करेंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की भी। और इस स्वास्थ्य के अंतर्गत न केवल मनुष्य का, मानव का स्वास्थ्य है, बल्कि इसमें हमारे पशु पक्षी और हमारे जो पेड़ पौधे हैं, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसका भी स्वास्थ्य है। तो आप याद करिए कि जो G20 का भारत का थीम है वो भी इसी तरीके का है, यानी वसुधैव कुटुंबकम, 1 वर्ड, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। तो पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है, और इसीलिए तो ये बैठकें हो रही हैं और यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे जो टेक्नोलॉजी किसी एक देश के पास है जो हमारे खेती को बेहतर बना सकती है, उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो एक और जहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर डिस्कशन किया गया, साथ ही साथ जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उन पर बात की गई। साथ ही साथ PPP मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, उस मॉडल पर भी बात की गई। और साथ ही जो वैल्यू चेन है उसके विषय में बात की गई। तो ये एक गहन इस बैठक रही, और 3 दिन की जो मीटिंग्स हुई उसमें इन सब विषयों पर चर्चा करने के बाद दूसरे दिन 18 अप्रैल को महर्षि को भी स्वीकार कर लिया गया। और आज ऐसा समझा जा रहा है कि एक जो कम्युनिक है उस पर साइन किया जाएगा, और उसके साथ आज ये सभा समाप्त हो जाएगी, ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी। आपको ये भी बताते चलूँ कि एक समय था 1965-66 का जो समय था, वो भारत के लिए अन्न के दृष्टि से बहुत कठिन समय था। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय अन्न की कमी को देखते हुए ये नारा दिया था कि एक समय का खाना खाएं या एक दिन हफ्ते में व्रत रहें, और इससे अनाज को हम बचा सकेंगे। उसके बाद आई मिसेस गांधी, और उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को आरंभ किया, हरित क्रांति को। और इस हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में, MS स्वामीनाथन थे, और उनके साथ में बोरलो के द्वारा इस काम को किया गया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि 3 राज्यों में मुख्य रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन का असर ज़्यादा दिखाई दिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा तो है ही, और पंजाब अकेला ही ब्रेड बास्केट बन गया था भारत के लिए, और 70% अनाज, गेहूं कह लीजिए, जो भारत का था वो वहाँ से आ रहा था। लेकिन किस कॉस्ट पर ये जो उत्पादन बढ़ा, वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऑल्दो जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी गेहूं की, एक का नाम मुझे याद है सोनालिका, वो हमें प्राप्त हुआ, लेकिन उसके साथ हमने अपनी ज़मीन को जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे उनसे भर दिया।
और उसका नतीजा क्या हुआ आपको पता ही है कि आज हम उसको लेकर कितने चिंतित हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की वजह से सॉइल ख़राब हुई और पंजाब में ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई। कैंसर उसका एक उदाहरण है जिसकी वजह ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स माने जाते हैं। और वैसे भी आज तो हम पूरे विश्व में इस बात को मान रहे हैं कि जो केमिकल्स हैं जो हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी सब्जियों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत में अनाज की कमी को तो दूर कर दिया और हम सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। और जो हमारे लिए एक चैलेंज बनकर उभरा था 1971 की भारत पाक युद्ध के समय कि हम अपने जो अनाज की कमी है उसे कैसे दूर करें, उसको हमने दूर कर लिया। लेकिन वो जो उपाय था उससे कुछ दिक्कतें भी पैदा हुई और इसलिए कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। और उसी का परिणाम है कि उसमें और रिसर्च किया गया, ज़्यादा सोच विचार किया गया और ये माना गया कि किस तरीके से हम अपनी कृषि को और बेहतर बना सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो विकसित और विकासशील देश हैं वो मिलकर काम करें। विकसित देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो उसे विकासशील देशों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये पूरी पृथ्वी के लिए ही नुकसानदायक होगा। और इसलिए आज हम एक ऐसी खेती की बात करते हैं जो सतत हो, जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो और जो मानव स्वास्थ्य के लिए और हमारी धरती के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। और इसीलिए महर्षि को अपनाया गया है, महर्षि का चयन किया गया भारत में होने बनारस में होने वाली इस मीटिंग में। और जो सभी देश हैं, जो इसमें 20 देश और 10 हमारे और ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हुए, विभिन्न WHO से लेकर WTO से लेकर FAO, ये सभी इसमें शामिल हुए। तो ये इस पर और काम करेंगे, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिस पर काम किया जाएगा। तो महर्षि दुनिया की सुरक्षित खाद्य प्रणाली, अनाजों के बेहतर उत्पादन में मददगार तो साबित होगा ही, उससे देश के मोटे और जो प्राचीन अनाज हैं उनके उत्पादन, निर्यात, शोध, प्रचार और प्रसार को भी एक वैश्विक मंच मिल पाएगा। तो जो 17 से 19 की जो बैठक हुई उसमें 18 तारीख यानी मंगलवार को श्री अन्न और अन्य प्राचीन अनाजों के उत्पादन और पोषणीय लाभ के लिए जागरूकता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि, जिस पर अभी हमने आपको बताया भी था, उसका फुल फॉर्म भी बताया था, उस पर एक सत्र में ब्रेनस्टॉर्मिंग चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई और इस चर्चा में उसको पास किया गया, उसको अपना लिया गया। और जैसा मैं आपको बता रही थी कि इस बैठक में सभी देशों ने कृषि अनुसंधान और विकास में डिजिटल होना, कृषि मूल्य श्रृंखला और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर भी मंथन किया। और यहाँ पर संभावनाओं पर आधारित फसलों की सुरक्षा और खाद्य क्षति को कैसे कम किया जाए, इसका डिजिटल समाधान तलाशा गया। साथ ही साथ एग्री टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, बहुआयामी कृषि विस्तार और सलाहकार सेवाएं यानी EAS, लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से भूमि और आउटरीच में सुधार के लिए भागीदारी, छोटे किसान और पारिवारिक खेती को कैसे सुधारा जाए, कृषि अनुसंधान और विकास के लिए वैश्विक सहयोग, सार्वजनिक निजी कृषि अनुसंधान और विकास और नवाचार जैसे जो अहम विषय हैं उन पर गहन विचार विमर्श किया गया। तो मुझे लगता है कि महर्षि का नाम आप याद रखेंगे और उसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रहेगा, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव।
तो इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पर रोकती हूँ और ज़रूर इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और G20 की जो बैठक हो रही है उनमें समय समय पर मैं आपके सामने कुछ कुछ विचार लाती रहूँगी। और आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है और पसीना आ रहा है मुझको बहुत ज़्यादा, लेकिन इस गर्मी में भी G20 के जो सदस्य गण हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। ऑल्दो ज़रूर वो AC हॉल्स में है, लेकिन फिर भी इतने तपते हुए मौसम में काम करना एक कठिन स्थिति है। तो हमें G20 को समझते हुए, उसको जानते हुए और एक समझ इसके बारे में बनाने की ज़रूरत है। हमारे जो यंग स्कॉलर्स हैं, जो हमारे पढ़ने वाले लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ज़रूर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। मैं अपने चैनल पर न केवल आपको घर पे बैठकर बातें बताती हूँ, बल्कि आपने देखा होगा कि मैं कुछ आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। शेखर्स ट्रैवल एजुकेशन एंड ट्रैवल प्लस ब्लॉग्स के भी वीडियोस मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि वो बनारस में जो हो रहा है G20 को लेकर, जो ज़मीनी तौर पे हो रहा है, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ सब्सक्राइब करने का आग्रह एक बार फिर से। थैंक यू।